नमस्कार दोस्तों। आज की फार्मा क्लास में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है सबका। तो दोस्तों, जैसे लास्ट टाइम मैंने कल आपको जो उसमें सेशन में पढ़ाया था उसमें कम्युनिकेबल डिजीज़ वाटर बोन पढ़ाई थी। कौन सी पढ़ाई थी दोस्तों? वाटर बोन, जो कि पानी से हो रही थी। मैंने कहा था उसके फर्दर सेशन होंगे तो जिसमें कि आपको एयर बोन पढ़ाऊँगा, वेक्टर के द्वारा पढ़ाऊँगा। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा तो ये है एयर बोन। कहने का मतलब जो बीमारी हवा के द्वारा या वायु के द्वारा फैलती है दोस्तों, उसमें जो बीमारी आती है देखेंगे यहाँ पर। और ड्रॉपलेट से आजकल एक वायरस भी चल रहा है, कोरोना वायरस, जो कि ड्रॉपलेट के द्वारा ही फैल रहा है ना, एयरबोर्न कह सकते हैं उसको। तो दोस्तों, एयरबोर्न में भी दो टाइप के इन्फेक्शन हो सकते हैं, या तो वो बैक्टीरिया से होगी बीमारी या फिर किसी वायरस से होगी। तो बैक्टीरिया से जो होती है उसमें आता है आपका ट्यूबरक्लोसिस आता है, निमोनिया आता है, डिप्थीरिया आता है, वूपिंग कफ आता है। इसको पर्ट्यूसिस भी कहते हैं, कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो याद रखिएगा, है ना दोस्तों। वायरस से जो होती है चिकन पॉक्स होती है, स्मॉल पॉक्स होती है, इन्फ्लुएंजा आता है और मीजल्स आता है। तो मैं एक एक करके सब बीमारी के बारे में आपको पढ़ाता हुआ चलता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, यानी टीबी, क्षय रोग भी कहा जाता है इसको हिंदी में। तो इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, ये बैक्टीरिया से होती है बीमारी, बैक्टीरिया से होती है। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये नाम है इसका। इसके लक्षण क्या क्या हैं, यानी जो सिम्टम आएंगे व्यक्ति में, वो हस्की कफ, सूखी खांसी हो सकती है, कभी कभी बलगम भी आ सकता है, फटीग, थकावट सी होती है ना, लॉस ऑफ वेट, वजन कम होने लग जाता है, रैपिड पल्स, अचानक से पल्स तेजी से दौड़ने लगती है, आफ्टरनून फीवर, मतलब कि दोपहर में बुखार आना, और भूख का भी कम लगना, है ना। और इसके बाद चीक्स फ्लश्ड, मतलब जो गाल है उसमें भी थोड़े से झुर्रियाँ टाइप की पड़ सकती हैं। जो ट्यूबरक्लोसिस होते हैं उसके मेनली जो हैं वो दो में पाए जा सकते हैं, पल्मोनरी और ग्लैंडुलर में, है ना दोस्तों। ट्यूबरक्लोसिस जो है वो क्रोनिक डिजीज़ है। क्रोनिक डिजीज़ के बारे में बता देता हूँ, जो लंबे समय तक बीमारी चलती है ना। तो जो क्रोनिक डिजीज़ है इसका जो इलाज होता है वो 6 महीने तक भी चल सकता है या लंबा समय तक चलती है। तो इसकी जो वैक्सीनेशन है बचपन में दी जाता है, बीसीजी। दोस्तों, जो बीसीजी एक वैक्सीन है, जो क्या है, वो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, ये लाइव वैक्सीन है। तो है ना, इसमें जो जिससे बनाई जाती है वो लाइव होते हैं इसके जो बैक्टीरिया होते हैं। और इसके अलावा इसकी जो सिंगल डोज दी जाती है बचपन में, बर्थ के समय, और बूस्टर डोज एक और टीका लगाया जाता है 7 से 14 वर्ष की आयु में। और इसका एक देखिए जो दोस्तों, बीसीजी की मैंने फुल फॉर्म भी लिख दी है यहाँ पे, बैसिलस कालमेट्टे ग्वारिन, ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। और दोस्तों, डॉट, जिस व्यक्ति को ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है तो उसमें डॉट का इलाज, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, इसमें क्या होता है, व्यक्ति को एक मतलब किसी चिकित्सक के अंदर पूरी तरह से रखा जाता है, 6 महीने तक उसका इलाज किया जाता है, प्रॉपर दवाई के थ्रू मेडिकेशन दी जाती है, सलाह दी जाती है व्यक्ति को क्या करना है, कपड़ा मुंह पे रख के रखना है 6 महीने तक, है ना। लेकिन व्यक्ति आराम से ठीक हो जाता है, उसके बाद ठीक होकर व्यक्ति वो घर जा सकता है, या घर पे रह के भी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, है ना, बहुत सारी ड्रग चलाई जाती है, आइसोनियाजिड है, रिफेम्पिसिन है। तो उसके बारे में मैं क्लासिफिकेशन जब आपको टीबी के बारे में बताऊंगा तब बताऊंगा वो। दोस्तों, जो दूसरी बीमारी आती है वो आता है निमोनिया। ये तो आपने सुना होगा, बच्चों को ज़्यादा होती है, चिल्ड्रन ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं इस बीमारी के। तो इसमें जो निमोनिया जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, मतलब जिससे होती है, उसका नाम है डिप्लोकोकस निमोनियाई, है ना दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़े सा नाम याद रखने में हो सकते हैं, को याद रख सकते हैं डिप्लोकोकस निमोनियाई से। और इसके जो सिम्टम है दोस्तों, जो लक्षण है, वो अचानक से बुखार का आना, ठंड लगना, है ना, छाती में दर्द होना, कफ निकलना, डिस्पनोइक ब्रेथिंग, सांस लेने में तकलीफ होना, साइनोसिस होना। देखो दोस्तों, साइनोसिस का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे स्किन में क्या होता है, प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंच पाता कई कई एरिया में, तो वहां पर जो स्किन का कलर है वो ब्लूइश हो जाता है या पर्पलिश हो जाता है, उस स्टेज को साइनोसिस कहा जाता है। और कई बार बच्चों में वोमिटिंग और कन्वल्जन भी आ सकते हैं चिल्ड्रन के केस में, है ना दोस्तों। उसके बाद फ्लैगम एक्सपोक्टोरेंट, फ्लैगम एक म्यूकस होता है जो कि नोज वगैरह से निकलता है। और डिप्थीरिया तीसरा आता है दोस्तों, डिप्थीरिया एक बीमारी भी है। डिप्थीरिया क्या है, ये कॉज होती है किसके द्वारा, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी, इसका नाम रखना, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरियाई, है ना दोस्तों, इसको याद रखना। इसके जो सिम्टम्स है, जो लक्षण है, वो क्या क्या हो सकते हैं, इन्फ्लामेशन हो जाता है कहाँ पे,
है ना, थ्रोट में, गले में, नाक में और टॉन्सिल में हो सकता है। एक्स क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि म्यूकस के ऊपर एक लेयर बन जाती है जिसका नाम है एक्सोटॉक्सिन, और जो इसका इन्फेक्शन होता है आरटीआई, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को सीधा ये अफेक्ट करता है। दोस्तों इसका जो टीका मैंने बताया था, डिप्थीरिया का जो वैक्सीनेशन है, ट्रिपल डोज लगाई जाती है, मतलब तीनों का टीका एक साथ होता है, डीपीटी, यानी कि डिप्थीरिया, टेटनस और पर्ट्यूसिस, दूसरे से चौथे महीने में लगाई जाती है ना, ये प्राइमरी डोज है। और उसके बाद जो सेकेंडरी है वो 12 महीने से 20 साल के बीच में लगाई जाती है, और एक बार दोबारा से 5 से 8 साल के बीच में लगाई जाती है। दोस्तों हम चलते हैं चौथी बीमारी की तरफ, वूपिंग कफ और पर्ट्यूसिस। ये किसके द्वारा होती है? ये होती है बैसिलस पर्ट्यूसिस के द्वारा। और इसके जो सिम्टम हैं वो क्या हैं? सांस लेने में तकलीफ होना, इनड्राइंग ब्रीथिंग, रैचिंग कफ, कफ निकलना, है ना, म्यूकस में ब्लड आना, वोमिटिंग होना, और डैमेज क्या इससे ट्रैकिया हो सकता है डैमेज, ब्रोंकाई हो सकता है, लंग्स डैमेज हो सकते हैं, और ईटीसी, और स्पूटम या फ्लैगम का निकलना। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स क्या है? ये होता है वेरियोला वायरस का ग्रुप होता है, इसके द्वारा होती है ना, जिसको हिंदी में छोटी माता भी कहा जाता है। इसके जो सिम्टम हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? बुखार का आना, ठंड लगना, सर दर्द होना, है ना, पीठ में दर्द होना, बैक एक हो सकता है, और स्किन पे इरप्शन हो जाता है। स्किन इरप्शन धीरे धीरे फॉर्म होते, पेप्यूल बन जाते हैं, पेप्यूल के बाद वेसियल पस्ट्यूल बन जाते हैं, फिर क्रस्ट बन जाता है, ये फूटने लग जाता है। कई बार ये स्पॉट या मार्क भी बन सकता है, ब्लैक स्पॉट भी बन जाता है, तो इसके लिए वो अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाती है दोस्तों, है ना। वैसे इसमें जो है उस टाइम पे एंटीवायरल दवाई खिलाई जाती है, लेकिन ज़्यादा वो इसमें इफेक्टिव नहीं होती है, लेकिन फिर भी दिया जाता है, और कुछ दिनों तक घर में रखा जाता है ना। प्रॉपर कहाँ कहाँ हो सकते दाने? फोर आर्म्स पे, रिस्ट पे और हैंड्स पे हो सकते हैं। धीरे धीरे स्कैब है वो आफ्टर 3rd वीक के बाद वो फूटने लग जाता है। दोस्तों इसके जो वायरस होते हैं कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? माउथ में, नोज में और स्किन के इरेप्शन में। और इसके बाद दोस्तों आता है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स जो है वायरस कौन से होता है? वेरिसेला जोस्टर वायरस, VZV भी कहा जाता है इसको। इसके जो सिम्टम हैं वो क्या क्या हैं? स्लाइट फीवर हो सकता है, रैशेस हो सकते हैं। दोस्तों ये जो दोनों वायरस हैं फिल्ट्रेबल है, कहने का मतलब ये है कि जो स्मॉल पॉक्स जो अब बताया था मैंने आपको वेरियोला वायरस से होता है। वेरियोला वायरस 2 टाइप के होते हैं, एक होता है मेजर, एक होता है माइनर। जो भारत में पाया जाता है वो मेजर होता है, एक अमेरिका में होता है, उसको कहते हैं माइनर, है ना। और कई बार इसके लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी स्टार्ट किया गया है दोस्तों, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स के लिए, क्योंकि थोड़ी सी खतरनाक बीमारी भी है ये। और आपने जैसे कि पता है पिछली कक्षाओं में भी आपने पढ़ा होगा कि जो चिकन पॉक्स या फिर स्मॉल पॉक्स का जो टीका है वो एडवर्ड जेनर ने एक मिल्क मेड के थ्रू बनाया था, है ना। उसमें ऐसा कहा था जो मिल्क मेड था उसको कभी ये बीमारी नहीं हुई, तो उससे ये बनाया गया था, इसका जो वैक्सीन थी। तो इसके बाद हमारी जो 7वीं बीमारी है वो है मीजल्स, है ना। ये बच्चों को होती है अक्सर। इसके जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो है रोबियोला वायरस। क्या है दोस्तों? रोबियोला वायरस। इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला आता है, मीजल्स के बारे में मैंने बता दिया, अगला जो आता है वो हमारा आता है इन्फ्लुएंजा, है ना। एक इन्फ्लुएंजा बीमारी है जो होती है, इन्फ्लुएंजा वायरस के ग्रुप होता है उनके द्वारा होती है। और इसके जो सिम्टम है वो सर दर्द होता है, हेडेक, चिल्स मतलब ठंड लगना, और सीवियर बॉडी एक मतलब दर्द भी हो सकता है, पूरे शरीर में थकावट जैसी महसूस होगी, और इन्फ्लेमेशन ऑफ आरटीआई। दोस्तों आरटीआई की यहाँ जो फुल फॉर्म है वो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, जो होती है वो होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। क्या होती है दोस्तों? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक बार ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, है ना। उसके बाद दोस्तों ये तो प्राइमरी सिम्टम है। प्राइमरी सिम्टम के बाद ये सेकेंडरी इन्फेक्शन भी फैल सकता है, जो कि है निमोनिया हो सकता है। इसके बाद ब्रोंकाइटिस। दोस्तों ब्रोंकाइटिस क्या है? आइटिस का मतलब, जहाँ भी आइटिस टर्म आ जाए उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। क्या होता है दोस्तों? इन्फ्लामेशन, है ना। इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकस कह सकते हैं इसको, है ना। और ईयर इन्फेक्शन, कानों में भी इन्फेक्शन हो सकता है। ये था इन्फ्लुएंजा का। और रेयरली इफेक्ट हो सकता है नर्वस सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम भी हो सकता है। दोस्तों अगर ये
ये थोड़ा सा इसमें हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये बहुत सीरियस कंडीशन होती है अगर इस बैक्टीरिया या फिर वायरस के द्वारा अगर ये होता है तो। वैसे तो कॉमनली वायरस से ही होता है इन्फ्लुएंजा, तो हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा इसका नाम याद रखिएगा जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। के बाद दोस्तों मैं कुछ अदर डिजीज़ के बारे में बता देता हूँ। मैं रेबीज़ और टेटनस के बारे में अभी बताऊँगा। दोस्तों एक डिजीज़ है मलेरिया, वो मैं आपको डिटेल में बताऊँगा अगले लेक्चर में कुछ और बीमारियों के साथ, क्योंकि मलेरिया का अगर अभी बताता तो थोड़ा सा लेक्चर लेंदी हो जाता, इसलिए मैंने सब कुछ देख के मैंने कहा कि ये रेबीज़ और टेटनस के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों रेबीज़ क्या है? वायरल डिजीज़ है। किसके काटने से होती है? डॉग्स के, कैट्स के, जैकल्स के, है ना, जैकल्स के। और इसमें क्योंकि होता क्या है, जिसके जो इनिशियल सिम्टम है वो क्या हो सकते हैं? अचानक से टेम्परेचर में चेंज होना, बुखार आना, हाई इरिटेबिलिटी हो सकती है, थकान महसूस हो सकती है, एक्सेसिव सेलिवेशन मतलब कि थूक वगैरह भी ज़्यादा निकल सकता है, और मसल्स का अकड़न मतलब जो मांसपेशियां है वो अकड़ सकती है, यानी कि स्पाज्म ऑफ मसल्स। दोस्तों इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, मतलब जो लक्षण दिखने लग जाते हैं 40 दिन होते हैं, तो इसलिए पता नहीं लगता है दोस्तों स्टार्टिंग में। तो इसलिए जैसे अगर इनमें से कुछ हमें काटता है तो हम लोगों को तुरंत इंजेक्शन लगवाना चाहिए। पहले तो दोस्तों इसके 14 इंजेक्शन लगभग लगा करते थे, लेकिन अब एक नई वैक्सीन आ गई है तो इसमें 4 इंजेक्शन लगते हैं। और मेनली जो इसका इंजेक्शन है वो रेबीपुर की बहुत फेमस है, एंटी रेबीज होसिस्ट कहते हैं इसको, तो ये काफ़ी फेमस है। तो इसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए रेबीज वाले इंजेक्शन में, मतलब उसको लगवा लेना चाहिए। बाद अगला चलते हैं दोस्तों, इसमें हमारा आता है टेटनस। टेटनस जो है वो आता है हमारा क्लोस्ट्रीडियम टेटनी के द्वारा होता है ना। ये एनारोबिक मीडियम में पाए जाते हैं, ये जो भी होते हैं बैक्टीरिया एनारोबिक मीडियम दोस्तों। और एरोबिक मीडियम क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। एरोबिक होता है जिसमें बैक्टीरिया वगैरह सांस ले सकते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और एनारोबिक जिसमें नहीं ले सकते हैं। ये कॉमनली कहाँ पे पाए जाते हैं इसके बैक्टीरिया वगैरह? इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ऑफ हॉर्स और कैटल, जो भी घोड़े का जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें पाए जाते हैं, है ना। और जो बैक्टीरिया किसके थ्रू एंटर्स होते हैं? वुंड्स, यानी जो घाव है, अगर किसी को चोट लग जाती है, कट जाता है ना, फट जाता है, कई बार होता है लोहा से लग गया है, कुछ लग गया, तो वो बैक्टीरिया उसमें एंटर्स कर जाते हैं अंदर शरीर में, है ना, ब्लड में चला जाता है। और ये क्या क्या अफेक्ट कर सकते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कर सकते हैं, टॉनिक कन्वर्जन हो सकता है इसके द्वारा, है ना। और स्पाज्म ऑफ नेक मसल्स, मतलब जो गर्दन की जो मसल्स है उसमें स्पाज्म आ सकता है, ऑपिस्थोटोनस भी हो सकता है, और फाइनली डेथ भी हो सकती है एस्फाइक्सिया से। जो दोस्तों होता है एस्फाइक्सिया के कारण मृत्यु भी हो सकती है। एस्फाइक्सिया एक कंडीशन होती है जिसमें व्यक्ति सांस प्रॉपर सही से नहीं ले पाता है, तो इसमें हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए दोस्तों। और इसका जो फर्स्ट एड है, अगर किसी को कुछ चोट लग जाए, कट जाए, है ना, किसी चाकू से किसी भी, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड फर्स्ट एड ये होता है कि उसको साफ कर लेना चाहिए, उसके बाद एंटी टेटनस सीरम लगा लेना चाहिए। दोस्तों आज के लिए लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा और बताऊंगा तो काफ़ी लेक्चर लंबा हो सकता है, तो जिसके कारण मुझे आज यहीं स्टॉप करना पड़ रहा है। और इसके बाद मैं आपको मलेरिया के अगली क्लास में मलेरिया और भी कई सारी डिजीज़ के बारे में बताऊंगा। मलेरिया की लाइफ साइकिल, ये सेक्सुअल लाइफ साइकिल ह्यूमन बींग्स 3 स्टेज में होती है, तो मैं उसमें सब डिस्कस करूँगा। और भी कुछ बीमारी हमारी रह गई है कम्युनिकेबल, तो मैं इस पर लगातार आपके लिए बताता रहूँगा। तो तब तक के लिए हमारी ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही सहयोग बनाते रखिए। और दोस्तों अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। लाइक करें, शेयर कर दीजिए दोस्तों। अगर आपका एक सब्सक्राइब भी हम लोगों को बहुत मोटिवेशन देता है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।